My name is Neha Akram, roll number 862962, and today the topic of my presentation is prescriptive approach that is given by Sir Asif. So let's start the topic from slide 1. So first of all, with the prescriptive approach to quality assessment, डुप्लीकेट सैम्पल्स, ब्लैंक, स्टैंडर्ड्स और स्पाइक रिमूवर्स जो है उनको मैयर किया जाता है स्पेसिफिक प्रोटोकॉल को मैयर करके, और फिर हर एनालिसिस के रिज़ल्ट को जो है वो कंपेयर किया जाता है एक सिंगल प्री डिटरमाइंड लिमिट से. अगर इस लिमिट को एक्सीड किया जाए तो एक अप्रोप्रिएट जो है वो करेक्टिव एक्शन होता है. प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच टू क्वालिटी अश्योरेंस ये कॉमन है प्रोग्राम्स के लिए और जो लेबॉरेटरी सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए, टू फेडरल रेगुलेशंस. फॉर एग्जांपल फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसको FDA जो है उससे एब्रीवेट किया जाता है. स्पेसिफिकली जो है ये करती हैं क्वालिटी को चेक एज सोरेंस प्रैक्टिस, जिसे लेबॉरेटरी जो है वो ज़रूर फॉलो करती हैं फॉर प्रोडक्ट एनालिसिस, जिसे बाद में जो है FDA रेगुलेट करती है. उसके बाद जो सेकंड है यहाँ पर उसके बारे में ग्राफ दिया गया है जो आप मैं पूरा टॉपिक समझा दूँगी तो आपको ये समझ आ जाएगा. लिखा है कि जो प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच टू क्वालिटी असेसमेंट है इसकी अच्छी एग्जांपल प्रोटोकॉल आउटलाइन है जिसे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी ने पब्लिश किया लेबॉरेटरीज़ के लिए. जो वाटर और जो वेस्ट वाटर है उनकी मॉनिटरी में शामिल है. 10 इंडिपेंडेंट सैम्पल्स A और B जो है उन्हें कलेक्ट किए जाते हैं सिमल्टेनियसली एट सैम्पल साइट्स. जो सैम्पल A है उसको स्प्लिट किया जाता है 2 इक्वल वॉल्यूम सैम्पल्स में, जिसमें से एक BSF जो है उसे स्पाइक किया जाता है एक नॉन अमाउंट ऑफ एनालाइट से. अब फील्ड ब्लैंक DF जो है उसको भी स्पाइक किया जाता है सेम अमाउंट ऑफ एनालाइट में. सारे जो 5 सैम्पल्स हैं उनको प्रिजर्व किया जाता है, अगर ज़रूरत हो तो उन्हें ट्रांसपोर्ट भी किया जाता है लेबॉरेटरी में एनालिसिस के लिए. और उसके बाद पहला जो सैम्पल है जिसे एनालाइज किया जाता है वो फील्ड ब्लैंक होता है. अगर इसकी जो स्पाइक रिकवरी है वो अनएक्सेप्टेबल हो तो ये इंडिकेट करता है कि एक सिस्टमैटिक एरर जो है वो यहाँ पर मौजूद है. फिर एक लेबॉरेटरी मेथड ब्लैंक जो DL है उसकी प्रिपेयर करना उसे फॉर एनालिसिस भी, और अगर इसके लिए भी स्पाइक रिकवरी जो है वो अनसेटिस्फैक्ट्री हो तो जो सिस्टमैटिक एरर है उसे ओरिजिनेट किया जाता है लेबॉरेटरी में. सिस्टमैटिक एरर को लेबॉरेटरी में जो है वो फिर करेक्ट किया जा सकता है और फिर एनालिसिस को कंटिन्यू करते हैं. कोई भी सिस्टमैटिक एरर जो फील्ड में ओकर हो जाए ना और अनसर्टेनिटी की वजह बने तो सैम्पल्स की क्वालिटी पे तो ये ज़रूरी हो जाता है कि न्यू सैम्पल जो है उन्हें कलेक्ट किया जाए. अगर फील्ड ब्लैंक जो है वो सेटिस्फैक्ट्री है तो सैम्पल B को जो है वो एनालाइज करते हैं, और अगर B का जो रिज़ल्ट मेथड है ना उसे डिटेक्शन लिमिट से ऊपर आ जाए तो फिर रेंज जो है वो 0.1 to 10 टाइम्स जो है वो अमाउंट एनालाइट की ना उसको स्पाइक किया जाता है BSF में. फिर स्पाइक रिकवरी के लिए BSF को लेके ना इंडिकेट करेंगे सिस्टमैटिक एरर को, और अगर उसकी प्रेजेंस हो जो सैम्पल में इन्वॉल्व है तो सिस्टमैटिक एरर के सोर्स को जो है वो डिटरमाइन करने के लिए एक और लेबॉरेटरी स्पाइक BSL को जो है वो तैयार कर दिया जाता है और जो सैम्पल B के इस इस्तेमाल से और फिर इसे भी एनालाइज के लिए दिया जाता है. अगर स्पाइक रिकवरी BSL के लिए एक्सेप्टेबल हो तो जो सिस्टमैटिक एरर रिक्वायर होता है एक लंबे टाइम के लिए टू हैव अ नोटिसेबल जो है वो इफ़ेक्ट ऑन स्पाइक रिकवरी. हम ये भी कह सकते हैं कि जो एनालाइट को प्रॉपर्ली प्रेशर नहीं किया जा सकता, कोई अनएक्सेप्टेबल जो है वो स्पाइक रिकवरी BSL के लिए जो है वो सजेक्ट करनी है एक इमीडिएट सिस्टमैटिक एरर से, सच एज दैट ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ सैम्पल मैट्रिक्स. दूसरे केसेस में जो सिस्टमैटिक एरर फैटल होते हैं और जो
रीएनालिसिस करने से ना लाजमी इसको करेक्ट किया जाता है। और फिर अगर बीएसएफ की जो स्पाइक रिकवरी है वो एक्सेप्टेबल हो या इसका जो रिज़ल्ट सैम्पल बी के लिए बिलो द मेथड डिटेक्शन लिमिट हो या आउटसाइड रेंज जो है वो 0.1 to 10 टाइम्स द एनालिटिकल स्पाइक अमाउंट हो, तो जो डुप्लीकेट सैम्पल्स हैं A1 और A2 उसको एनालाइज करते हैं। A1 और A2 का जो रिज़ल्ट है वो डिस्कार्ड हो जाता है, और अगर इन दोनों के रिज़ल्ट जो है वो विद इन द एक्सेप्टेबल लिमिट हो, फिर इनके रिज़ल्ट को कंपेयर करते हैं। अगर इनका डिफरेंस जो है वो अनसेटिस्फैक्ट्री आए तो रिज़ल्ट जो है वो डिस्कार्ड जो है वो कर दिया जाता है, क्योंकि हमें तो सही वाला सेटिस्फाई वाला चाहिए, सेटिस्फैक्ट्री तो हमारा सारा काम ख़राब कर देगी। अगर सेटिस्फैक्शन हो तो एक्सेप्ट कर दिया जाता है। इस प्रोटोकॉल को 4 से 5 एवोल्यूशंस ऑफ क्वालिटी असेसमेंट डाटा जो है उसकी ज़रूरत होती है, इससे पहले कि किसी सिंगल सैम्पल का जो रिज़ल्ट है वो एक्सेप्ट किया जाए। एक प्रोसेस जिसे लाजमी फीड करना चाहिए एनालाइट के लिए, और हर सैम्पल के लिए दूसरे प्रिस्क्रिप्टिव जो प्रोटोकॉल हैं उनको इक्वली डिमांडिंग है। इनके लिए भी फॉर एग्जांपल जो पोर्शन ऑफ क्वालिटी अश्योरेंस प्रोटोकॉल जिसे यूज़ किया जाता है ग्रेफाइट फर्नेस एटॉमिक एब्जॉर्प्शन एनालिसिस के लिए ऑफ ट्रेस मेटल्स एक एक्वा सोल्यूशन में, इस प्रोटोकॉल में एनालिसिस शामिल है। एक इनिशियल कैलिब्रेशन जो है वेरिफिकेशन स्टैंडर्ड्स का, और एक इनिशियल कैलिब्रेशन ब्लैंक का। तो ईच ग्रुप ऑफ सैम्पल जो है उसे प्रीसीड किया जाता है और फॉलो किया जाता है बाय कंटिन्यूइंग कोलैबोरेशन वेरिफिकेशन जिसे CCV कहा जाता है, और कंटिन्यूइंग कोलैबोरेशन ब्लैंक जिसे CCB क्वालिटी असेसमेंट जो है इन कहा जाता है। जो रिज़ल्ट है हर ग्रुप का इन 10 सैम्पल्स का उसे एक्सेप्ट किया जा सकता है सिर्फ अगर दोनों जो सेट हैं CCB और CCB जो क्वालिटी है वो सैम्पल्स की एक्सेप्टेबल हो। उसके बाद एडवांटेज टू जो है प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच की टू क्वालिटी एश्योरेंस स्टैट के एक सिंगल कंसिस्टेंट सेट जो है गाइडलाइन का उसे यूज़ किया जाता है सारी लेबॉर्ट्री में ताकि कंट्रोल किया जा सके क्वालिटी को एनालिटिकल रिजल्ट की। एक इसकी डिसएडवांटेज भी है, वो ये कि जो एबिलिटी है लेबॉर्ट्री की प्रोड्यूस करने के लिए क्वालिटी रिजल्ट वो जो है नहीं ली जाती इसके अकाउंट में व्हेन डिटरमिनिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ कलेक्टिंग एनालिसिस क्वालिटी असेसमेंट डाटा। जो लेबॉर्ट्रीज हैं विद द रिकॉर्ड ऑफ प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी रिजल्ट आर फोर्स्ड टू स्पेंड मोर टाइम एंड मनी ऑफ क्वालिटी असेसमेंट देन इस पर हैप्स नेसेसरी, यानी कि जितनी ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा टाइम और पैसा जो है वो इस पर लगा दिया जाता है। एट द सेम टाइम द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वालिटी असिस्टमेंट में बी इनसफिशेंट, तो सेम टाइम पे जो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वालिटी जो है वो ज़रूरी होती है वो भी हो सकता है कि फुलफ़िल ना हो रही हो। तो ये था मेरा टॉपिक। आई होप सो कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।